के साथ। इंटरेस्टिंग है भाई। एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों एक्सपर्ट्स के रडार पर, एमएनएम एक कंसेंसस के तौर पे आपको दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को रखेगा रडार पे, ये स्टॉक यहां से अच्छा मूव दिखाएगा। बजाज ट्विंस दोनों बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। बजाज फिनसर्व 3% और बजाज फाइनेंस 2.5% से ज्यादा उछाल। एचडीएफसी लिमिटेड कल के बहुत बढ़िया मूव के बाद आज भी 1.25% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। एचडीएफसी में कल 3% का मूव आया था, तो बहुत बढ़िया ट्रैक्शन ये स्टॉक भी दिखाता हुआ। लेकिन इस बीच अब वक्त है मार्केट बिग वॉइसेस का, और हमारे साथ आज है एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। नीलेश जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। जब आज आपसे बातचीत हो रही है सर, तो थोड़ा सा मूड मॉल सुधरने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। कितने सुधरे हैं तो पता नहीं, लेकिन हम लोग रिएक्ट तो कर रहे हैं इस होप में कि कुछ सुधर रहा है। कैसे रहे ये ऑफ लेट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन जो खासे वोलेटाइल हुए थे? कैसे अप्रोच रख रहे हो आप लोग मार्केट्स को, और फुली डिप्लॉयड हो गए इस समय इक्विटीज में आप लोग? हमारे लिए ये मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। ये मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रही है। जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है वॉर को लेके, या जो कमोडिटी प्राइसेस या इन्फ्लेशन या यूएस फेड के जो मूव्स हैं इंटरेस्ट रेट हाइक्स के, ये जो कॉम्बिनेशन है हेडविंड्स के, ये हमारे हिसाब से पिछले 1-1.5 साल में इस तरह की हेडविंड्स नहीं देखी गई है ग्लोबल लेवल पे। उसकी थोड़ी बहुत असर इंडियन इकोनॉमी पे और बिजनेस पे जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारा अभी भी ऐसा मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है इंडिया का, वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी बेहतर है। और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, इसे एडवर्सिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। और ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स है, फाउंड सेक्टर्स है, जिनके प्राइसेस करेक्ट हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, उन्हें एक्यूमुलेट करने का एक ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और हमारी भी यही स्ट्रैटेजी रही है। अच्छा, जब आप कहते हो नीलेश सर बाय ऑन डिप्स, तो आपका कंफर्ट कहां पर है? कौन से लेवल्स पे निफ्टी आपके लिए अच्छा एक्यूमुलेशन बन जाता है, या मार्केट्स किस लेवल पे आते हैं जब आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं? देखिए, निफ्टी का लेवल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही रेलेवेंट नहीं है। ठीक है। हालांकि जो करेक्शन हुआ है वो तकरीबन 15% के आसपास का जो हाई से निफ्टी का करेक्शन हुआ है, तो वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है, और वो जो लेवल्स है वो बहुत ही बढ़िया लेवल्स है। लेकिन जो कई सेक्टर्स में कुछ ज्यादा ही गिरावट आ गई है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जो पूरा इंश्योरेंस पैक है, जो ऑटो पैक है, ऑटो कंपोनेंट्स पैक है, ये जो पूरा पैक है जिनका काफी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और जो इंडिया का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ये सारे सेक्टर्स में करेक्शन ऊपर से तकरीबन 25 से 30% का हुआ है ऑन एन एवरेज। तो हमारे हिसाब से ये ओवरटर्न है, और ये प्राइसेस बहुत ही अट्रैक्टिव है। चाहे निफ्टी नीचे से शायद 5-7% ऊपर भी गया हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो चुनिंदा सेक्टर्स हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो आपको अगर आप देखें बैंक्स इस लेवल पे बहुत इंप्रेस करो नीलेश जी को, और अगर आप देखें खुल के प्राइवेट बैंक्स के इस रिट्रेसमेंट को वो बाय करना चाहेंगे। नीलेश जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, आज स्क्रीन पे आप जब हमसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इट्स एनबीएफसीज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देती हुई। एनबीएफसीज पे आपका झुकाव क्या है? मैं इस एनबीएफसीज के क्लास में से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को हटा देता हूँ, क्योंकि वो कारोबार तो ये बैंक भी करते हैं। तो आपका एनबीएफसीज पे राय क्या है? उसमें से अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, उनको लेकर हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। एनबीएफसीज और खास करके जो एचएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके ऊपर हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि पहली बात, जो रियल एस्टेट में डिमांड अभी भी बहुत अच्छी है, डिमांड सुधर रही है कुछ पिछले वर्षों के कंपैरिजन में। तो उसका सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इनका यही है कि जो एक एसेट क्वालिटी के कनेक्शन में जो कंसर्न्स थी, तो जो अच्छी टॉप नॉच हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उन्होंने एसेट क्वालिटी को पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया है। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है। और तीसरा बात ये है कि जो अच्छी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनकी अभी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग रीजनेबल है, और स्प्रेड्स अभी भी बहुत ही बढ़िया है। और चौथा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो नई एनपीए प्रोविजनिंग नॉर्म्स आए,
उनका भी अगर माना जाए तो मार्केट ने काफी हद तक एक डाइजेस्ट कर लिया है जो उनका इम्पैक्ट है। तो आगे जाके हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में खास करके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, और खास करके इसलिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो बहुत ही सिक्योर पोर्टफोलियो है। अगर आप पिछला 5, 10, 15, 20, 25 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो टॉप नॉच हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनका जो एसेट क्वालिटी या क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। और हमें यही सबसे बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज लग रही है, एक बहुत ही बड़ा रैशनल लग रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करने का। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आप देखें आपको अच्छी भी लग रही है, और एनबीएफसीज पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। तो अगर आप देखें दो स्पेस जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है नीलेश जी का, वो है बैंक्स, एनबीएफसीज। एक और नीलेश जी, आज की तारीख में जब हम बात करते हैं ना, तो ट्रेवल्स, टूरिज्म और होटल्स, मतलब हमने अपने करियर में खुद अगर आप देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग वर्टिकल सस्टेनेबल मूव नहीं देखा जो इस बार देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रिज्यूम होना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक बार फिर से भारत की तरफ आना, आपको क्या लगता है अभी यहाँ पे कितना सीरियस पैसा बच सकता है CY22 में? हमारा ऐसा मानना है कि ये जो एक रीसेंट अपमूव जो आया है ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी कंपनीज को लेके, ये काफी अभी एक शुरुआत है और ये सस्टेनेबल लग रही है। और ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक अभी भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है कि ये पूरे सेक्टर ने अपने कॉस्ट को काफी रैशनलाइज किया है, ऑप्टिमाइज किया है पिछले एक दो साल के चैलेंजेस के माहौल में। तो अभी उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि कॉस्ट जो उनकी है वो रैशनलाइज्ड है, और उसके सामने इनके रियलाइजेशंस बहुत ही बढ़िया है क्योंकि डिमांड बहुत ही बढ़िया है। तो उनको अगर देखा जाए तो ये ट्विन बेनिफिट है, डबल बेनिफिट है, और इसका सीधा इम्पैक्ट इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा पॉजिटिवली। तो अगले 3-4 क्वार्टर या अगले 1-2 साल के लिए इनमें बहुत ही मजबूत और सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए ये सेक्टर पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। ये सेक्टर पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। वीरू आज चौथी 5वीं बार होटल स्पेस की चर्चा कर रहे हैं। या तो छुट्टी का मूड फिर बना लिया है, या फिर ऋषिकेश की खबर जो लेमन ट्री की आई है उससे जज्बात बह रहे हैं इनके। पर ये स्पेस स्वीट स्पॉट पे, इसमें तो कोई शक नहीं, रखिए रडार पे। अच्छा नीलेश जी, आप क्योंकि सेक्टर्स की बात छिड़ी गई है तो मैं ब्रॉडर आउटलुक मैक्रोस पे बात पे आऊंगा। ये इस समय बाजार में एक और थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ रहा है स्ट्रीट का, थोड़ा सा रिस्क ऑन टेबल वापस आता हुआ। तो सीमेंट जो बीटन डाउन पैक था हरकत में आ गया, मेटल्स जो आउट परफॉर्म कर रहे थे उसमें डाउनग्रेड आने शुरू हुए और वो पैसा बीटन डाउन पॉकेट्स में चैनलाइज हो रहा है। ये एफएमसीजी में कब आएगा? ये जो सेक्टोरल रोटेशन है, अब समय आ गया है कि एफएमसीजी जो एक और पैक जो जिसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, कंसर्न्स थे, अब एक्यूमुलेशन का जोन आया है या नहीं आया है? अभी भी लग रहा है कि एफएमसीजी के लिए अभी भी चैलेंजेस कुछ क्वार्टर्स के लिए बरकरार रहेंगे। जो रॉ मटेरियल जो है, इनपुट प्राइसेस जो है, इनमें जो बढ़ावा आया है, इसका इम्पैक्ट अभी भी ऐसे लग रहा है कि कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स तक ये इम्पैक्ट चलता रहेगा। और उसके सामने जो बाकी कई सेक्टर्स में है वो ग्रोथ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रजिस्टर करेंगे। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि लिक्विडिटी जो है वो एफएमसीजी से हट के बाकी सब सेक्टर्स में अभी भी जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 क्वार्टर अभी भी इसमें रुकना चाहिए, और वहां पे 1-2 क्वार्टर में हो सकता है कि यहाँ से भी 5 से 10% का एक स्टॉक प्राइस करेक्शन आ सकता है अक्रॉस द बोर्ड एफएमसीजी सेक्टर में। और वहां पे फिर बहुत ही एक पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली पूरे सेक्टर को देखना चाहिए, और वहां पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज उभर के आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा एक रुकना चाहिए, और वहां पे फिर जाके जहां 5-10-15% का करेक्शन है वहां पे फिर जाके निवेश करना चाहिए। थोड़ा रुकने की जरूरत। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स पे बात हो रही थी, तो ऐसी एक और बाइफर्केशन आजकल बाजार में लोग डिस्कस करते हैं, वो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू का। नीलेश जी, आप ऐसा कोई स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन करके अप्रोच कर रहे हो मार्केट्स को, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है? इसमें ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि मैं ग्रोथ पे बुलिश हूं या मैं वैल्यू पे फोकस करना चाहता हूं? नहीं, हम फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बॉटम अप अप्रोच रखते हैं। और हमारे लिए सबसे जो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 पैरामीटर्स है। पहली बात कि बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक क्या है,
पहली बात ये है। दूसरी बात कि ये जो 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 कंपनी है उसकी बैलेंस शीट या जो कैपिटल एलोकेशन या कैपिटल डिप्लॉयमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है। दूसरी बात ये है। और एक और तीसरी बात कि वैल्यूएशन कहाँ पे है। ज्यादातर लोग ग्रोथ को कोई भी वैल्यूएशन देते हैं, हम वो कैंप पे नहीं है। हमारे लिए ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करें तो बहुत एक रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है वो जस्टिफाई करना चाहिए जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ आउटलुक है। तो हमारे लिए ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस ही हमारा सबसे बड़ा मंत्र है, वो हमारा फिलॉसफी है। हम ज्यादातर जो कन्वेंशनल वैल्यू पैरामीटर्स हैं जैसे कि डिस्काउंट टू बुक वैल्यू या डिविडेंड यील्ड पे, हम उन पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते और हमारा जो है मंत्र वो है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि भारत एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी जो है अगले 5-10 साल में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहेगी और ऐसे एनवायरनमेंट में जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस है उनमें आउट परफॉर्मेंस करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। नीलेश जी, अब तो रिजल्ट सीजन एक बड़ा ट्रिगर बनने वाला है। 2 हफ्ते बाद वो सब उस पर बातचीत करने वाले हैं। कैसा रहेगा इंडिया इंक के लिहाज से ये इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस? ये जो इन्फ्लेशनरी दिक्कतों की बात करी जा रही है, ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में आना है या फिर ये इसी क्वार्टर से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी? ऐसे लग रहा है कि मार्च क्वार्टर से ही दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो फिनोमेना है रॉ मटेरियल प्राइसेस या फ्रेट कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये सारी जो हेडविंड्स है, अटकलें हैं, ये 2 से 3 क्वार्टर तक रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि एक एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है कंपनीज को और बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को रीप्राइस करने का। तो वो एक जो प्रोसेस है वो तकरीबन कुछ महीनों तक चलेगा। तो ये जो मार्जिन का जो प्रेशर है वो हमारा ऐसा मानना है कि मार्च क्वार्टर से ही रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा और ये शायद जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर तक भी स्पिल ओवर होगा। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में हमारा ऐसा मानना है कि काफी वापस मार्जिन्स जो है स्टेबलाइज होने की हमारा ऐसा अनुमान है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें वापस मार्जिन स्टेबलाइज हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। अच्छा नीलेश जी, एक और स्पेस जो कि बीते 6 महीने में काफ़ी चैलेंजिंग टाइम से गुजरा और वो था सीमेंट स्पेस। फ्यूल कॉस्ट, कोल कॉस्ट अगर आप देखें जो थी इनकी सब्सटेंशियली हायर रही, जिन्होंने मार्जिन्स को डेंट किया। कल भी हम इनफैक्ट एक रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे और एनालिस्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कम से कम एटलीस्ट अपने इन मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए आपको अगले अप्रैल मई के बीच में लगभग 30 से 35 रुपए का एक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखें मानसून में थोड़ी डिमांड भी हर्ट होती है। तो जो प्राइस डैमेज हुआ है, क्या इन सब चीज़ों के बीच में आपको अट्रैक्ट कर रहा है? सीमेंट पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? सीमेंट सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगले कुछ सालों तक हमारा ऐसा मानना है कि जो एक इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो पिकअप होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और होने वाला भी है। हाउसिंग सेक्टर रिवाइव कर रहा है। तो ये जो 2 या 3 जो बड़े पॉकेट्स है जिससे सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, उन पे आउटलुक अभी भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो चैलेंजेस आती है कोई भी बिजनेस के लिए, वो चैलेंजेस अभी भी सीमेंट सेक्टर के लिए बरकरार है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में सीमेंट सेक्टर ने इस टाइप के जो इनपुट कॉस्ट के जो प्रेशर्स है वो कभी भी देखे होंगे। और जैसे मैं कह रहा था कि ये रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट स्टॉक्स के जो स्टॉक प्राइसेस है वो अच्छे गिरे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ महीनों तक ये स्टॉक प्राइसेस को कंसोलिडेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और हमें ये स्पेस को वॉच करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से डिमांड आ रही है और क्या ये सेक्टर जो हायर इनपुट कॉस्ट प्राइसेस है वो पास ऑन कर पाती है कि नहीं है, और वो पूरे डिमांड पे भी निर्भर करेगा। तो मेरे हिसाब से प्राइसेस अट्रैक्टिव आ गए हैं सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के, लेकिन ये सेक्टर को थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और उसके बाद मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। तो प्राइसेस अट्रैक्टिव है, फिर भी मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स को 1-2 क्वार्टर के लिए मॉनिटर करना चाहिए। ये आज सुबह नीलेश जी चर्चा हो रही थी यूएस में बॉन्ड यील्ड्स 5 वाली ज्यादा हो गई 30 वाली से, 10 वाली 2 वाली भी थ्रेशोल्ड पे आके खड़ी हो गई। वो रिसेशन के फियर्स की बात सामने आ रही है। घबराने की जरूरत तो नहीं है ना अभी?
नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यूएस में जो रिसेशन आने की जो संभावना है वो हो सकता है आए, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ है, हमारा ग्रोथ अभी भी डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अगर यूएस में रिसेशन भी आए तो भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बरकरार रहेगा। हो सकता है थोड़ा सॉफ्टनेस आए, फिर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया का ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा अच्छा आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंडिया पे फोकस करना चाहिए। जो हमारे कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उसको रिसेशन का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, वहां पे जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगी। और बाकी कुछ और सेक्टर्स है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उनका भी जो है डिमांड वो इनइलास्टिक है और उसमें तो बढ़ोतरी और भी होने की संभावना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूएस रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन बिजनेस पे कोई बहुत ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर, जाते जाते क्या खरीद रहे हो? स्टॉक्स में से कोई पिक्स विक्स है क्या आप लोग की इस समय? ओवरऑल हमारा जो है, जो सेक्टर्स हमको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें और हमारी होल्डिंग्स भी है, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक प्राइस अच्छा करेक्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी अगर लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, उसका भी स्टॉक प्राइस अच्छा करेक्ट हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पर। तीसरा जो न्यू एज क्षेत्र से है, जो है वो रिसेंट आईपीओ था पीबी फिनटेक, जो अपने लिस्टिंग हाई या लिस्टिंग प्राइस या आईपीओ प्राइस से काफी उसमें गिरावट आई है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म जो इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल है उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। प्लस इंटरनेट पेनिट्रेशन जैसे बढ़ेगा तो ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स भी बढ़ता रहेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें से दो प्रोडक्ट कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, और एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये तीन जो पैक है वो हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये प्राइस लेवल्स पे, और हमारी होल्डिंग्स भी इसमें है। इंश्योरेंस एज अ स्पेस, उसमें आईसीआईसीआई की दोनों आर्म, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रडार पर रखिएगा, और साथ साथ न्यू एज कंपनी जो पिछले साल ही लिस्ट हुई थी, पीबी फिनटेक, ये भी है नीलेश सर की पसंद। नीलेश सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स पे चर्चा करने के लिए। और सचिन और नीलेश जी, नीलेश जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीरू, वो जो कॉल दी थी वो तो अच्छी तेजी के साथ अब प्रॉफिट्स बनाती हुई है ना? हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए आशीष, हमारी थीम यही थी, इट्स बैंक्स बैंक्स बैंक्स। अब आप निफ्टी को देखिए, इट्स 0.77% अप वर्सेस निफ्टी बैंक 1.29। तो आउट परफॉर्मेंस आज एनबीएफसीज और बैंक से आ रही है। वो कॉल आशीष 115 की 100 करीब 53 का हाई लगा के आई है। अब मैं ये आप पे छोड़ जाता हूं, आपको बुक करना है बुक करिए, लेकिन नहीं बुक करना है तो क्या करिए। याद रखिएगा निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक समझ लीजिए, क्योंकि अब आशीष और मैं निकल रहे हैं यहां से। निफ्टी बैंक अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट रहा है। तो जिस लॉजिक के अंतर्गत वो कॉल ली गई थी कि जनाब ये ऊपर की तरफ 100 डे में काटेगा, वो एक लॉजिक इसने पूरा कर दिया। और 100 डे में काटेगा तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप 36,500 के कॉलरेटर जोन या फिर अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने जाए, जो कि आशीष प्लेस्ड है एग्जैक्टली 36,600 पर। आशीष शुभ ठीक। चलिए, बढ़िया मार्केट, बढ़िया। वो अब आप बैंक निफ्टी की कॉल राइड कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के साथ। और नीरज जी लीजिए, बुरा नहीं रहा, मतलब उस तरह का मैसिव गैप अप नहीं आया, सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कोई बुरा नहीं है। 450 के ऊपर ही डटे हुए हैं हम लोग। नहीं, लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ध्यान सुबह एमजे ने कहा था कि अगर 17,300 के ऊपर 15 मिनट तक टिका रहे तो लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। टिका हुआ है आराम और निफ्टी बैंक देखिए क्या, अब 36,200 का वो इंपॉर्टेंट जोन निकल चुका है, 300 पे आ गए हम लोग। एमजे यानी कि मानस जायसवाल। वो थोड़े दिन आदत डालनी पड़ेगी लोगों को, माइनस से बोलना पड़ेगा, गॉगल्स वॉगल्स पहन के आए तो फील आएगा। लखनऊ में माइकल जैक्सन तो फेमस हो जाएंगे। अपने यहाँ एमजे चलता है। तो मानस जायसवाल ने कहा था। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का ये शुरुआत से सेटअप बना हुआ है ना, बड़ी तेजी हो सकती है सेकंड हाफ में। आज है भी वो पेनल्टिमेट सेशन। ये पेनल्टिमेट सेशन जो है ना आशीष का, बहुत बढ़िया होता है। और मुझे लगता है कि अच्छी तेजी आज बनी, क्योंकि धीरे 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 देखिए आप ऊपर की तरफ जा रहा है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, क्या 2200 के सामने 500। तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खरीदारी है, तेजी का माहौल है। चलिए,
शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।